प्राइमेट तो हम लोग का चल रहा था वर्क डन। तो क्या बोला जा रहा है कि इफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज गिवन बाय, जो फोर्स काम तक आ जाता है कुछ कैरेक्टर के लिए। इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, बराबर है। मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। ये प्राइमेटा बेटा ऑर्डर में आते हैं। कार्निवोरा में टाइगर आते हैं। मैमेलिया क्लास जो है, इस क्लास का कुछ कैरेक्टर है। क्लास मैमेलिया का मतलब ही उसमें 3 कैरेक्टर मास्ट जरूरी होता है। इसमें एक्सटर्नल इस बॉडी फ्रॉम y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 4 न्यूटन। ठीक है, यहां पे हम लोग जो प्रीवियस क्लास में देखे थे, तो यहां पे क्या था कि ज्यादातर समय में हम लोगों को जो फोर्स गिवन होता था वो गिवन होता था समथिंग लाइक दैट कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो कहने का मतलब क्या है, ये वाला फोर्स जो है वो एक्स डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो इसके वजह से एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट dx मानते थे। तो वर्क डन किसके बराबर होता था, इंटीग्रेशन ऑफ एफ dx ऐसा लिखते थे। तो x के साथ तो ऐसा कोई एक्सक्लूसिव बात है नहीं कि भाई x ही डायरेक्शन एकमात्र डायरेक्शन है। अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो x के अलावा और कौन डायरेक्शन हो सकता है, तो y डायरेक्शन भी हो सकता है। तो अगर कहीं पे हमको इस तरीके से दिया जाए कि फोर्स एज अ किसका, तो यहां पे क्या गिवन था, फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, कि भाई एक्स डायरेक्शन में इतना फोर्स काम कर रहा है, तो आप वर्क डन निकाल करके बताइए। तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि बोला जाए कि वाई डायरेक्शन में फोर्स इतना काम कर रहा है, तो वाई डायरेक्शन में जैसे यहां का क्वेश्चन है कि एफ इक्वल टू किसके बराबर है, 2 प्लस वाई ऐसा। तो अब की बार फोर्स किधर काम कर रहा है, तो वाई डायरेक्शन में, तो ये फोर्स किधर की ओर डिस्प्लेसमेंट कराएगा, तो वाई डायरेक्शन में। तो यहां से अगर हमको वर्क डन चाहिए होगा, तो यहां का जो वर्क डन होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, तो वो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी वाई इसके बराबर यहाँ का वर्क डन होना चाहिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी वाई करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि पहला टर्म जो है वो 2 प्लस वाई इंटू डी वाई, और वाई डायरेक्शन में क्या बोला है कि जो पार्टिकल वाई इक्वल टू 0 पे था, मतलब ग्राउंड पे था, उसको उठा के वाई इक्वल टू 4 मीटर ले जाना है। तो इंटीग्रेशन का लिमिट कितना के बराबर हो जाएगा, इंटीग्रेशन का लिमिट हो जाएगा 0 से 4, इतना से क्या करना है, इसको डिस्प्लेसमेंट कराना है, तो 0 से 4 लेके चला गया। अब यहां पे अगर इस इंटीग्रेशन को पूरा करें तो पहला इंटीग्रेशन में 2 पीछे हो जाएगा, तो 0 से 4 किसका इंटीग्रेशन, तो dy का इंटीग्रेशन, और दूसरा इंटीग्रेशन में होगा 0 से 4 किसका इंटीग्रेशन, तो y का इंटीग्रेशन। तो dy का इंटीग्रेशन y होना चाहिए, 0 से 4 यहाँ पे y पीछे में 2 ऐसा है। यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो वाई स्क्वायर बाई 2 होना चाहिए, 0 से 4 ऐसा है। अपर लिमिट पुट करेंगे तो 2 इंटू 4 माइनस 0 इसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अपर लिमिट पुट करने से कितना आ रहा है, 2 इंटू 4 माइनस 0, प्लस यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 बाई 2 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 0। तो यहाँ से 8 प्लस 8 किसना के बराबर, 16 जूल के बराबर वर्क डन आ गया। तो ऐसे में हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर वर्क डन हम लोगों को गिवन हो, कैसे वर्क डन हमको गिवन हो, अगर फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स तो ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ वाई दिया हो तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। अगर इससे आगे बढ़े तो क्या होता है, अगला बात जो होता है कि अगला बात हम लोगों को निकालना है कि वर्क डन बाई किसके द्वारा,
तो वर्क डन बाय टू डायमेंशनल फोर्स, कि देखिए कि टू डायमेंशनल फोर्स के लिए वर्क डन को कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वर्क डन बाय टू डायमेंशनल फोर्स में क्या होता है कि यहाँ पे कॉलम में नहीं, ग्रुप किसके ऊपर डिपेंड करके, नोटोकॉर्ड वो कुछ इस होते हैं। नोटोकॉर्ड मतलब होते हैं एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर, एक फ्लेक्सिबल एक्स कोई भी ऑर्गेनिज्म के मिड डोर्सल लाइन में होते हैं। आई होप डोर्सल रीजन कौन सा है पता चल गया है। तो डोर्सल रीजन, मिड डोर्सल मतलब डोर्सल रीजन के बीच में प्रेजेंट होते हैं। कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के हो सकता है, कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के बॉडी नहीं है बिल्कुल, ऐसे नोटोकॉर्ड, ऐसे स्ट्रक्चर को नोटोकॉर्ड कहा जाता है। और ये जो नोटोकॉर्ड है कहाँ से बनते हैं, उस ऑर्गेनिज्म का मेसोडर्म नाम का जो जर्म लेयर है उस जर्म लेयर से बनते हैं। जर्म लेयर क्या है, अभी बस जैसे स्टोरी सुनते हो वैसे सुन लो, क्योंकि ये इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ समझने के लिए कर रहा इसका डिटेल हम एनिमेशन यहाँ पे क्या लिख के करेंगे। कि दो फोर्स है, एक फोर्स एक्स के अलोंग, एक फोर्स वाई के अलोंग। तो ये तो हमारा शुरू से तरीका था कि जो एक्स के अलोंग होगा उसके लिए आई और जो वाई के अलोंग होगा उसके लिए जे। अब यहाँ पे क्या बोला जाता है कि जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डीएस होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, तो थोड़ा सा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में तो dx के बराबर, और थोड़ा सा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में तो वो dy के बराबर। अब यहां से कोई बोले कि भाई बताइए वर्क डन कितना के बराबर होना चाहिए, तो यहां से बोला जाएगा वर्क डन एफ डॉट ds, इसका इंटीग्रेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों का डॉट प्रोडक्ट का क्या रूल है कि आई से आई टकराना चाहिए। तो एक डायरेक्शन में देखिए वर्क डन हो जाएगा एफ एक्स, और दूसरे डायरेक्शन में वर्क डन हो जाएगा। सॉरी, नोटोकॉर्ड होते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म है से हम लोग कुल जिसमें नहीं होते हैं उसको यहाँ पे कोई पार्टिकल के लिए अगर ई डायरेक्शन में था कि अगर एक्स में केवल फोर्स काम करता था तो ये वाला एक्सप्रेशन काम आता था, वाई में केवल फोर्स काम करता था तो दूसरा वाला एक्सप्रेशन काम आता था। यहाँ पे दोनों का दोनों एक्सप्रेशंस काम आएगा कि एक्स में भी कुछ फोर्स है और वाई में भी कुछ फोर्स है। तो चलिए इसी आधार पे क्वेश्चन करते हैं। तो क्या बोला जा रहा है, ग्रुप में डिवाइड करते हैं, वो जब एनिमल किंगडम आएगा तब हम लोग फोर्स F इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप एक्स ऑन a body, then the work done by जो है this force एनिमल किंगडम। एक सेकेंड, सॉरी, PISCES, PISCES, 1,2 to 3,6 इतना डिस्प्लेसमेंट कराने मैं यहाँ चाहती तो फिर वक्त डन लगेगा, ये हम लोगों से पूछा गया है। देखिए अगर इस तरीके से कोई बात बोला गया है कि पहले केवल और केवल या तो एक्स डायरेक्शन में था या फिर केवल और केवल वाई डायरेक्शन में फोर्स काम करता था। अब की बार क्या हुआ है कि थोड़ा सा फोर्स काम कर रहा है किस डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में, और थोड़ा सा फोर्स काम कर रहा है वाई डायरेक्शन में भी, कि दोनों डायरेक्शंस में फोर्स ऐसे काम कर रहा है। तो अब की बार जो वर्क डन चाहिए तो एक्स डायरेक्शन वाला फोर्स तो एफ एक्स इंटू डी एक्स, ये एक्स डायरेक्शन में काम करेगा, और एक्स डायरेक्शन में कहा लेके जाएगा, तो एक्स का इनिशियल कोऑर्डिनेट से एक्स का फाइनल कोऑर्डिनेट। सिमिलरली जो वाई डायरेक्शन वाला फोर्स होगा वो वाई डायरेक्शन में काम करेगा, और वाई के लिए क्या होगा, तो वाई के लिए अगर सोचेंगे तो वाई के लिए क्या होगा, वाई डायरेक्शन वाला फोर्स भी वाई में जो इनिशियल कोऑर्डिनेट है वहां से उठा के इस बॉडी को कहा
y में फाइनल कोऑर्डिनेट ऐसा ले जाएगा। अब दोनों ही जगह फोर्सेस के लिए तो यहाँ पे बोला क्या गया है, क्या बोलना है अब आप देखो, ये जो यहाँ से ले कहा जाना है, कॉमा से ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसमें नोटोकॉड है, तो तुम्हें समझना है यहाँ पे जितना क्लास होगा उस क्लास में एक कैरेक्टर यहाँ से देखो अगर करते हैं तो पहला वाला एक्सप्रेशन जो हो रहा है वो एक्स स्क्वायर डी एक्स कहां से कहां जा रहा है, एक्स स्क्वायर डी एक्स 1 से 3 ऐसा जा रहा है। वाला एक्सप्रेशन देखिए सिलेबस में है नहीं। तो वाई स्क्वायर इंटू डी वाई कहां से कहां जा रहा है, तो वाई जो है वो 2 से ऐसा जा रहा है। इसको अगर दोनों को इंटीग्रेट कर ले, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 इसके बराबर, एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होना चाहिए एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3। से आते हैं कोहोर्ट आते हैं, बहुत सारा है बीच बीच में, लेकिन उतना तुम लोगों को सिलेबस तो यहाँ से देखिए एक्स का इंटीग्रेशन कहाँ से, तो एक्स कोऑर्डिनेट 1 से 3, वाई कोऑर्डिनेट को देखिएगा तो 2 से 6 का होना चाहिए। बीच में थोड़ा है, तो ऊपर में देखिए वैल्यू हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 ऐसा। दूसरे वाले टर्म जिसमें एक कॉमन कुछ ना कुछ क्लोजली रिलेटेड कैरेक्टर होगा जिसको फाइलम बोलते हैं। एक्चुअली इस फाइलम के बाद आते हैं यहाँ पे सॉरी 26/3 और दूसरा वाला टर्म जो बनेगा वो बनेगा 208 डिवाइडेड बाई 3 इसके बराबर। तो इन दोनों को जोड़ के अगर यहां से निकालें तो ये कितना के बराबर हो जाएगा, 234 डिवाइडेड बाई कितना 3 इसके बराबर, 234 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो 78 जूल इतना का वर्क डन करेगा। तो कैलकुलेशन अपनी जगह है। यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट क्या समझना था कि अगर दोनों डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा है कि थोड़ा फोर्स एक्स में है और थोड़ा फोर्स वाई में है, तो एक्स का दुनिया अलग चलेगा और वाई का दुनिया अलग चलेगा। एक्स वाला फोर्स एक्स में डिस्प्लेसमेंट, वाई वाला फोर्स वाई में डिस्प्लेसमेंट। तो एक्स वाला फोर्स एक्स में वर्क करेगा, वाई वाला भी वर्क करेगा। नेटवर्क जो होगा वो दोनों फोर्सेस के कारण जोड़ के इस तरीके से निकाल देंगे, तो वर्क डन ऐसे भी निकाला जा सकता है। चलिए अगला बात देखते हैं। अगला बात क्या है कि वर्क डन निकालने के लिए हम लोगों के पास एक और कॉन्सेप्ट होता है कि या क्या बोला जाता है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स काम कर रहा है और उसके वजह से उसका डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इसको फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ या फोर्स पोजीशन ग्राफ ऐसा भी बोला जाता है। तो वर्क डन निकालने का पहला तरीका था, अगर कांस्टेंट फोर्स है तो एफ डॉट एस ऐसे निकालेंगे। बैक्टीरिया को लेके बहुत दिक्कत हो रहा है, ठीक है, एमीबा का इंटीग्रेशन करके बहुत निकाल, फंजाई को लेके बहुत दिक्कत हो रहा है, तो उसको कहाँ आगे देखिए इसीलिए वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। इन्होंने बोला, देखो हम इसका सॉल्व कर देते हैं। कॉन्सेप्ट था कि कहीं भी इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया, तो वर्क डन किसके बराबर होता है, तो वर्क डन जो होता है वो एरिया अंडर फोर्स पोजीशन ग्राफ, कि जिसको एफ एक्स ग्राफ बोला जाता है, कि एरिया अंडर जो फोर्स पोजीशन ग्राफ का एरिया होगा। कि कहीं पे अगर मान लीजिए प्लॉट करते हैं कि भाई लगने वाला फोर्स जो है वो पोजीशन के साथ कैसे बदल रहा है, तो कहीं पे अगर हमारे पास फोर्स वर्सेस एक्स का ग्राफ हो तो एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ जो होता है वो भी किसके बराबर होता है, तो वो भी वर्क डन के बराबर होता है। इस पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दे दिया जाएगा कि इफ द ग्राफ plotted between the force and the, if the graph plotted between the force and the displacement of the body
is as shown, then the work क्लास होते हैं क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें देखोगे लिखा है यूग्लिना एनिमल लिखा है, वो गलत है। यूग्लिना को एनिमल क्यों बोलेंगे? यूग्लिना तो यूनिसेलुलर है, बिल्कुल कहा जाता है। बोला गया है कि एरिया जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का कुछ ऐसा है रिलेशन कि पहले फोर्स जो था वो कितना के बराबर था, तो यहां बोला जा रहा है कि फोर्स जो है वो 10 न्यूटन था 2 मीटर तक, फिर ये घट के कितना के बराबर हो गया, 0 के बराबर। जब डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर हुआ तो इस तरीके का कुछ फोर्स का ग्राफ दिया हुआ है, किसके साथ, इस तरीके का कुछ फोर्स का ग्राफ दिया हुआ है पोजीशन के साथ। तो यहां पे अगर हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, वर्क डन, तो यही बोला गया कि याद रखना पड़ेगा सूचना कि वर्क डन इक्वल टू किसके बराबर होता है, तो वर्क डन जो होता है वो एरिया अंडर किसके, तो एरिया अंडर एफएक्स ग्राफ जो होता है वो भी किसके बराबर होता है, तो वो भी वर्क डन के बराबर होता है। तो एरिया अंडर अगर एफएक्स ग्राफ देखेंगे तो एरिया अंडर एफएक्स ग्राफ, इसको निकालने के लिए इसको 2 टुकड़ा में बांट देते हैं। तो एक ये इस रेक्टेंगल का एरिया है और दूसरा ये ट्रायंगल का एरिया है। तो यही बात बोलते हैं जो कुल एरिया है अगर 2 टुकड़ा में बांट दे तो कुल एरिया किसके बराबर, A1 प्लस A2, ये जो एरिया है वो इसका यहाँ पे कुल एरिया होना चाहिए। तो जब A1 निकालने जाएंगे तो A1 तो एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 साइड, तो 10 इंटू 2 देखिए ये रेक्टेंगल का एरिया होगा, प्लस अगर उस ट्रायंगल के लिए देखिएगा तो 1/2 इंटू यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, जो बेस है वो कितना के बराबर है, तो 2 मीटर से 4 मीटर, तो बेस है 2 के बराबर। और हाइट देखे तो ट्रायंगल के लिए भी हाइट का वैल्यू तो 10 न्यूटन के बराबर ही है। यहां से ये 2 से ये 2 कट गया तो कितना बचा, 20 प्लस 10, तो 20 प्लस 10 का वैल्यू वर्क डन किसके बराबर आएगा, तो वर्क डन 30 जूल के बराबर आया। तो वर्क डन निकालने का अपने पास एक और मेथड है कि वर्क डन अन्य मेथड से निकाल सकते हैं कि वर्क डन एरिया अंडर जो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का ग्राफ है उसके भी बराबर होगा। चलिए अभी तक अगर इतना वर्क डन हम लोग देखे हैं तो अगला जो हम लोगों का पार्ट है वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क यहां पे क्या पढ़ना है हम लोगों को कि वर्क डन बाय सम स्टैंडर्ड फोर्सेस, कि देखिए अगर फोर्स कांस्टेंट था, वेरिएबल था, उनके कारण वर्क डन हम लोग देख चुके हैं। अब वर्क डन बाय सम स्टैंडर्ड फोर्सेस देखना है। तो सबसे पहला जो वर्क डन होता है वो किसके कारण होना चाहिए, तो स्टैंडर्ड फोर्सेस में सबसे पहला फोर्स जो होता है वो होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, इसका अलग अलग सिचुएशन में क्या वैल्यू होगा वो हम लोग समझना चाहते हैं। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी में देखिए एक बार क्या हो सकता है कि इन लोअरिंग द ऑब्जेक्ट्स, कि अगर कोई चीज नीचे आ रहा है तो उसके साथ क्या हो रहा है, ये बात हम लोगों को समझना है कि अगर कोई चीज यहां पे पहले से मौजूद है, इसका मास m है, तो वेट का जो फोर्स काम करता है वो mg के बराबर होता है, ये बात हम लोग जानते हैं। अगर इसको नीचे ले आते हैं तो नीचे लाते हैं, अगर इसको मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट कितना से हुआ, h के बराबर। तो यहां पे देखिए हम लोग जानते हैं कि वर्क डन इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट इसके बराबर होता है। अगर डॉट प्रोडक्ट टूटता है तो वर्क डन एफ एस कॉस थीटा इसके बराबर होना चाहिए। तो यहां से फोर्स किसके बराबर, mg के बराबर।
एस ये किसके बराबर, एच के बराबर, और यहां पे जिधर की ओर फोर्स है उधर ही, जिधर वेट काम कर रहा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट, तो थीटा किसके बराबर, 0 डिग्री के बराबर cos 0 डिग्री 1 होता है। तो वर्क डन mgh के बराबर होगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट को नीचे लाया जा रहा है h हाइट से, उसको नीचे ले आए, यहां ले आए, तो उसका जो वर्क डन होगा वो प्लस mgh, या प्लस नहीं है तो बाय डिफॉल्ट। इसी का दूसरा केस क्या हो सकता है, इसी का दूसरा केस हो सकता है इन रेजिंग द ऑब्जेक्ट, कि अगर ऑब्जेक्ट को ऊपर उठा के लेके जाना है, अगर ऑब्जेक्ट को ऊपर उठा के लेके जाना है, तो यहां पे देखिए क्या होना चाहिए, यहां पे जो सबसे पहली बात है कि यहां पे जो अगर आप फोर्स देखिए तो F इक्वल टू एम जी, वेट किधर की ओर काम कर रहा है, तो F इक्वल टू एम जी, वेट जो है वो नीचे की ओर ऐसे काम कर रहा है। अब अगर इसको उठा के ले जाना है, थोड़ा और नीचे बना देते हैं इसको क्योंकि ऊपर ले जाना है, कि अगर इसको अब उठा के ऊपर ले जाना है तो यहाँ पे वेट का फोर्स जो है वो तो नीचे की ओर काम कर रहा है, और अगर इसको ऊपर उठा के ले जाना चाहते हो तो देखिए यहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट किधर की ओर दे रहे हो, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऊपर की ओर ऐसा हो रहा है। वर्क डन का कहीं भी डेफिनेशन कि वर्क डन इक्वल टू किसके बराबर, तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट इसके बराबर होता है। तो यहां से अगर इसको लिखेंगे तो वर्क डन जो होना चाहिए वो एफ एस कॉस थीटा इसके बराबर ऐसा होना चाहिए। अगर अब की बार देखें तो फोर्स नीचे काम कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर है, तो यहां पे जो थीटा का वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, तो यहां पे थीटा का वैल्यू 180 डिग्री के बराबर होगा। तो फोर्स नीचे काम कर रहा है तो mg, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है तो h के बराबर, और cos 180 डिग्री यहां पे होना चाहिए। तो cos 180 डिग्री हम लोग जानते हैं -1 के बराबर होता है। तो यहां से देखिए वर्क डन का वैल्यू किसके बराबर आया, यहां से जो है वर्क डन का वैल्यू -mgh इसके बराबर आया। तो अभी से हम लोगों को जो अपना पहला स्टैंडर्ड फोर्स है कौन सा, ग्रेविटी का, तो ग्रेविटी के कारण अगर किसी को नीचे लाना है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा W इक्वल टू प्लस mgh, और ग्रेविटी अगर कोई चीज ऊपर जाता है तो वर्क डन माइनस mgh होगा। तो ग्रेविटी का वर्क पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। प्लस mgh तब जब कोई चीज नीचे आएगा, माइनस mgh तब जब कोई चीज ऊपर जाएगा। तो पहला काम का फोर्स था क्या, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। चलिए अगला अगर काम का फोर्स देखें तो अगला जो काम का फोर्स है कि हम लोग प्रैक्टिकली बहुत देखते हैं कि स्प्रिंग जो है बहुत छोटा से छोटा अरेंजमेंट होता है, उसमें स्प्रिंग का यूज किया जाता है। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स जो है वो हम लोगों को क्या करना है, वो हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो अगर वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स देखिए क्या होता है कि स्प्रिंग का एक होता है नेचुरल लेंथ, कि स्प्रिंग का एक होता है नेचुरल लेंथ, इसको हम लोग x इक्वल टू 0 मानते हैं कि स्प्रिंग अपना क्या है, नेचुरल लेंथ में ऐसा है। अब दो केसेस क्या हो सकता है कि पहला हो सकता है कि इस स्प्रिंग को हम क्या करें, इस स्प्रिंग को हम कर दे कंप्रेस, कि अगर हम स्प्रिंग को दबा देते हैं तो स्प्रिंग को कंप्रेस करने से क्या होता है, देखिए कि यहां पे अगर इस स्प्रिंग को इसके नेचुरल लेंथ से, कि यहां पे x इक्वल टू 0 था, तो इसके नेचुरल लेंथ से अगर x अमाउंट से कंप्रेस कर दे तो डिस्प्लेसमेंट कितना के बराबर हुआ, तो s इक्वल टू x के बराबर हुआ। और
इस ब्लॉक को देखोगे तो अगर स्प्रिंग इस तरीके से दब गया है, स्प्रिंग दब गया है, सिंपल सोच के भी लगता है स्प्रिंग को दबा दोगे तो स्प्रिंग खुलना चाहेगा, तो स्प्रिंग अगर खुलना चाहेगा तो यहाँ पे फोर्स का वैल्यू किसके बराबर, स्प्रिंग का जो प्रॉपर्टी है कि हर स्प्रिंग का होता है, ये जो है अपना, अगर किसी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर है तो F इक्वल टू के एक्स इतना का फोर्स लगेगा। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि अगर वर्क डन हम लोगों को कैलकुलेट करना है तो ये ऐसा हो गया पहला केस में, तो इस तरीके का। अगर दूसरा केस देखिएगा तो दूसरा केस क्या होना चाहिए, तो दूसरा केस होना चाहिए यहाँ पे देखिएगा, तो या तो स्प्रिंग को कंप्रेस कर सकते हैं या तो स्प्रिंग को क्या कर सकते हैं, या तो स्प्रिंग को इलोंगेट कर सकते हैं। तो अगर स्प्रिंग को स्ट्रेच करे, खींचे, इलोंगेट करे तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में स्प्रिंग अपना पोजीशन पे वापस आना चाहता है। कि मान लीजिए ये अगर नेचुरल लेंथ था स्प्रिंग का, यहां से खींच के आपने स्प्रिंग को क्या किया है, आगे ले आया है, तो अब स्प्रिंग क्या चाहेगा, कि स्प्रिंग तो हमेशा अपना नेचुरल स्टेट में रहना चाहता है। तो अब की बार देखिए स्प्रिंग का फोर्स किधर की ओर, स्प्रिंग वापस आना चाहता है, तो ये किसके बराबर हो गया, तो ये के एक्स के बराबर से वापस आना चाहता है, आपने एक्स अमाउंट से अगर डिस्प्लेस किया है। अब यहां पे देखिए, अगर यहां पे मुझे वर्क डन निकालना है तो दोनों ही केसेस में हम लोग क्या देखते हैं कि स्प्रिंग को कहां से कहां स्ट्रेच करना है या कहां से कहां कंप्रेस करना है, तो 0 से x कितना के बराबर, एफ डॉट डी एक्स इसके बराबर। देखिए यहां पे दोनों ही केसेस में अगर देखें तो जब स्प्रिंग को इधर दबाए तो स्प्रिंग फोर्स इधर की ओर है, जब स्प्रिंग इधर दबा तो स्प्रिंग फोर्स इधर की ओर, ठीक उल्टा है। तो दोनों ही केस में हम लोग देखते हैं कि थीटा 180 डिग्री के बराबर है। द एंगल बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड द फोर्स इज इक्वल टू 180 डिग्री इन बोथ द केसेस। तो यहां से देखिए, इसलिए क्या हो गया, 180 की वजह से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 180 की वजह से यहां से 0 से x एफ डी एक्स कॉस 180 डिग्री ऐसा आ गया। तो ये कॉस 180 डिग्री एक माइनस दे दिया, और फोर्स किसके बराबर होता है, तो के एक्स के बराबर, तो माइनस के एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से x तक। तो एक तो ये है कि भाई ये वर्क डन निकाले कैसे, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि अगर स्प्रिंग को हम x अमाउंट से या तो इलोंगेट करे या तो स्प्रिंग को कंप्रेस करे x अमाउंट से, वर्क डन जो होगा वो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर होगा। जैसे ग्रेविटी के लिए बोला वर्क डन पॉजिटिव होगा जब बॉडी नीचे आएगा, वर्क डन निगेटिव होगा जब बॉडी ऊपर जाएगा, लेकिन वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स जो है वो ऑलवेज किसके बराबर होता है, वो ऑलवेज माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर होगा। चाहे हम स्प्रिंग को एक्स अमाउंट से दबा दे किसी को, या किसी स्प्रिंग को एक्स अमाउंट से खींच दे, अगर उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर है तो वर्क डन इन दी डिफॉर्मेशन ऑफ एक्स इज माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ये दूसरा काम का फोर्स है जो हमारे प्रॉब्लम में बार बार आएगा वर्क एनर्जी थ्योरम में, वो है स्प्रिंग का फोर्स। जो तीसरा काम का फोर्स है जो हमारे प्रॉब्लम्स में बार बार आएगा, तो तीसरा काम का फोर्स जो है वो हम लोगों का कौन सा है, तो वर्क डन बाय कौन सा, तो वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। देखिए फ्रिक्शन का फोर्स जो है, तो हम लोग जानते हैं कि फ्रिक्शन तो हमेशा निगेटिव ही वर्क कर रहा होगा, क्योंकि अगर एक्सक्यूज मी, कि यहां पे देखिए अगर कोई बॉडी है
वो ऐसे आगे बढ़ा जा रहा है, उसके पास v नाम का स्पीड है। तो v नाम के स्पीड से अगर वो आगे बढ़ा जा रहा है तो थोड़े देर चलते चलते मान लीजिए अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना के बराबर, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट s के बराबर हुआ। तो हम लोग तो जानते हैं कि ऐसे केसेस में वर्क डन जो होता है, वर्क डन किसके बराबर होता है? तो ऐसे केसेस में वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फ्रिक्शन का फोर्स हमेशा मोशन का उल्टा काम करता है और उसका वैल्यू किसके बराबर? तो म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। तो यहां पे देखिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऐसे काम कर रहा है और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो ऐसा है। तो यहां पे तो क्लियरली दिख रहा है कि दोनों के बीच में एंगल कितने के बराबर है? तो क्लियरली दिख रहा है दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री के बराबर है। तो यहां से कोई पूछे भाई वर्क डन किसके बराबर होगा? तो यहां से देखिए वर्क डन जो होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए? वर्क डन जो होना चाहिए वो हम लोगों का जैसे पहले निकालते थे कि डॉट प्रोडक्ट किसका? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट देखोगे तो ये किसके बराबर? तो ये एफ एस कॉस थीटा इसके बराबर। फोर्स क्या है? फ्रिक्शन का ही तो फोर्स है, तो म्यू इंटू एन, डिस्प्लेसमेंट एस के बराबर कॉस थीटा 180 डिग्री के बराबर। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन किसके बराबर? माइनस म्यू एन इंटू डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर था? तो जब हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे तो जो तीनों स्टैंडर्ड फोर्स देखा है कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशन कितना है, तो नीचे आया तो प्लस mgh, ऊपर गया तो माइनस mgh। वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या है? ऑलवेज निगेटिव माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो है वो इतना के बराबर है। अब हम लोग अगला बात में बढ़ते हैं। तो अगला बात जो हम लोगों को देखना है कि वर्क को देख लिया कि भाई अलग अलग फोर्स अलग अलग टाइप से वर्क करता है। तो हम लोगों का जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है एनर्जी। तो देखो एनर्जी को बहुत जूनियर क्लास से हम लोग डिफाइन करते आए हैं कि द एबिलिटी की एबिलिटी कितना है टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। बट ये हम लोगों का डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा। अब प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे कि कैसे एनर्जी को खर्चा करके वर्क किया जाता है। तो उस काम को करने के लिए और जो हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है सबको बोला जाता है वर्क एनर्जी थ्योरम। कि इसी वर्क एनर्जी थ्योरम को हम लोगों को आगे बढ़ाना है कि जो बात शुरू से बोल रहे हैं कि भाई डेफिनेशन तो ऐसा है कि द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, बट सच में एनर्जी है क्या? तो सच में एनर्जी है क्या वो वर्क एनर्जी थ्योरम से ही पता चलता है। देखिए यहां पे आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों के पास जो है वो बहुत तरह का एनर्जी है। जैसे कि एनर्जी का टाइप हो सकता है, हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, आप पोटेंशियल एनर्जी सुने होंगे, और भी अन्य टाइप होता है। तो उन सब टाइप में से आगे जब पढ़ेंगे टाइप ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन में, तो टाइप्स देखेंगे। अभी हमने एकमात्र टाइप ऑफ एनर्जी को पकड़ा है, वो है काइनेटिक एनर्जी। कि काइनेटिक एनर्जी जो है, तो अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, प्रैक्टिकली ही सोच के लगता है कि कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो लेस एनर्जेटिक है, कोई बॉडी अगर मोशन में है तो वो ज्यादा एनर्जेटिक है। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि द एनर्जी ऑफ द बॉडी इन मोशन इज कॉल्ड, नाम ही है काइनेटिक, काइनेटिक का मतलब ही होता है मोशन। कि द एनर्जी ऑफ बॉडी इन मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। इसी को बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी जो है उसको कैसे डिफाइन किया गया है?
तो काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन किया गया है 1/2 मास इंटू क्या, स्पीड का स्क्वायर। तो ये बात हम लोग पहले से जानते आ रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू द मोशन, कि अगर वो बॉडी मोशन में है उसके वजह से जो एनर्जी आया वो काइनेटिक एनर्जी होता है। चलिए, काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, इसमें हम लोगों को कि रिलेशनशिप, यहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन क्या, रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में क्या रिलेशन होता है ये हम लोगों को देखना है। तो देखिए, पहले से हम लोग एक क्वांटिटी के बारे में पढ़ते आए हैं कि मोमेंटम P इक्वल टू जो होता है वो मास इंटू वेलोसिटी इसके बराबर होता है। और काइनेटिक एनर्जी जो हम लोगों का होता है कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो किसके बराबर, हाफ mv² इसके बराबर होता है। कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो इसका हाफ mv² ऐसा होता होगा। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है कि काइनेटिक एनर्जी अगर इतना है तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में अगर रिश्ता खोज रहे हैं तो यहां पे 1/2 को रहने दिया जा रहा है, ऊपर में एक मास से मास को मल्टीप्लाई कर दिया गया। मास एक ही बार था तो मास से मास को मल्टीप्लाई कर दिया गया, m और m अभी भी कट रहा है, v² को ऐसे छोड़ दिया गया। तो काइनेटिक एनर्जी देखिए हाफ ऑफ क्या, m का स्क्वायर इंटू v का स्क्वायर, तो हाफ ऑफ mv का स्क्वायर डिवाइडेड बाई m। तो mv तो होता है मोमेंटम के बराबर, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m इसके बराबर होता है। कि बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो p² बाई 2m इसके बराबर ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ये तो काइनेटिक एनर्जी का बात हुआ। अगर p का स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स मास इंटू काइनेटिक एनर्जी है, अगर इसको सीधा करें तो कभी अगर मोमेंटम चाहिए होगा तो ये किसके बराबर होना चाहिए, 2 टाइम्स मास इंटू काइनेटिक एनर्जी, रूट अंडर इसके बराबर होना चाहिए। तो ये हम लोगों का क्या है, ये हम लोगों का रिलेशन है बिटवीन काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम। कि काइनेटिक एनर्जी p² बाई 2m होता है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, तो मोमेंटम इसके बराबर ऐसा होता है। इस पे जिस तरीके के क्वेश्चन किए जाते हैं तो वैसा क्वेश्चन कुछ हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इफ द टू बॉडीज हैविंग masses in the ratio 1:2 and they have equal kinetic energy, then the ratio of their मोमेंटम, उनके मोमेंटम का रेशियो बताइए कितना के बराबर होगा। तो पहला बोला जा रहा है कि 1:√2, दूसरा बोला जा रहा है तो √2:1, तीसरा बोला जा रहा है 1:2 और सबसे बोला जा रहा है 2:1। देखिए यहां पे क्या बोला जा रहा है, दो बॉडीज के बारे में सूचना है कि चलिए इसका मास मानते हैं m1 के बराबर है, तो इसका मास किसके बराबर होगा, m2 के बराबर। तो क्वेश्चन में बोला है कि इनका मास जो है वो किसके बराबर हो, इनके मासेस का रेशियो, तो m1 बाई m2 क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/2 इसके बराबर ऐसा है। फिर अगर इसका हम लोग जानते हैं दुनिया में किसी भी बॉडी का काइनेटिक एनर्जी जो होता है
वो किसके बराबर, तो उसका मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m इसके बराबर। तो इस बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी ke1 होना चाहिए वो इसके मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स इसका मास इसके बराबर होना चाहिए। सिमिलरली इस बॉडी के लिए जो बॉडी 2 है उसका जो काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो वो होना चाहिए इसके मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2m2, ये इसके बराबर होना चाहिए। अब क्या बोला जा रहा है कि अगर यहाँ पे इन दोनों का वैल्यू ऐसा हो जा रहा है तो क्वेश्चन में अगला सूचना क्या दिया है कि दोनों का काइनेटिक एनर्जी जो है वो बराबर है, कि दोनों का काइनेटिक एनर्जी बराबर है। तो दोनों का काइनेटिक एनर्जी बराबर होने का मतलब क्या है कि P1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m1 इसका वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, तो P2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m2, कि दोनों का काइनेटिक एनर्जी ऐसे ऐसे बराबर हो रहा है। अब यहां से हमको क्वेश्चन में पूछा क्या है कि भाई बताइए मोमेंटम का रेशियो, तो P1 का स्क्वायर तो यहाँ पे बैठा हुआ है, नीचे में आके कौन बैठ जाएगा, P2 का स्क्वायर, इसका वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, तो m1 इस टू m2 इसके बराबर, कि 2 और 2 तो यहीं पे कट गया, m1 ऊपर गया m2 नीचे गया। अब यहाँ पे देखिए अगर P1 बाई P2 इसका जो होल स्क्वायर है तो क्वेश्चन में तो गिवन ही है कि m1 इस टू m2 का रेशियो जो है वो 1:2 के बराबर है। तो यहाँ पे देखिए जो रेशियो होना चाहिए किसका, जो रेशियो होना चाहिए यहाँ पे P1 बाई P2, तो उधर रूट चढ़ जाएगा, तो P1 बाई P2 इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से P1 इस टू P2 रूट अंडर 1 तो 1 के बराबर, रूट अंडर 2 रूट 2 के बराबर। तो दोनों का मोमेंटम का रेशियो क्या होगा, तो इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें मास वगैरह का रेशियो आपको पहले से पता होगा। वहां से अगर दिया हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल है तो दोनों का एक्सप्रेशन पुट करके काइनेटिक एनर्जी का भी निकाल सकते हैं रेशियो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इफ 2 bodies have their masses in the ratio of 4:1 and they have equal momentum, then the ratio of their काइनेटिक एनर्जी। चलिए यहां पे जो पूछा जा रहा है उसको करते हैं। यहां पे भी बोला गया है कि दो बॉडी है, एक है m1 और एक है m2। अब की बार क्या बोला गया है कि इनका जो मास रेशियो है तो m1 जो है वो 4/1 है, मतलब 4 के बराबर है। m1:m2 का वैल्यू 4:1 ऐसा दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं दुनिया में कोई सा भी बॉडी हो उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ मास होना चाहिए। तो किसी का भी मोमेंटम जो होगा वो किसके बराबर, तो 2 टाइम्स ऑफ उसका मास इनटू काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर। तो देखिए पहले वाले बॉडी का जो मोमेंटम होना चाहिए P1 का वैल्यू वो किसके बराबर होना चाहिए, तो 2 टाइम्स ऑफ पहले वाले बॉडी का मास कितना है इनटू पहले वाले बॉडी का काइनेटिक एनर्जी कितना है, कि भाई इसका मोमेंटम इसके फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। सिमिलरली अगर दूसरे वाले बॉडी का मोमेंटम देखेंगे तो दूसरे वाले बॉडी का जो मोमेंटम होना चाहिए तो 2 टाइम्स मास इनटू दूसरे वाले बॉडी का मास, दूसरे वाले बॉडी का काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन में कि दोनों ही बॉडी के लिए इनका जो क्या है, दोनों ही बॉडी के लिए
इनका जो मोमेंटम है वो एक दूसरे के इक्वल है। तो बताइए काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा। तो अगर मोमेंटम यहाँ पे दोनों बॉडीज का इक्वल है तो यहां से देखिए 2 टाइम्स मास 1 इंटू काइनेटिक एनर्जी 1 रूट के अंडर ये किसके बराबर होना चाहिए। तो 2 टाइम्स मास इंटू काइनेटिक एनर्जी 2 रूट के अंडर इसके बराबर। तो यहां पे हम लोग अगर क्या दे रहे हैं कि यहां पे हम लोग देखेंगे कि अगर इसका वैल्यू के लिए तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, तो स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 2 टाइम्स मास 1 इंटू काइनेटिक एनर्जी 1 यहां स्क्वायर किए तो यहां का रूट गायब हो गया। यहां पे देखिए 2 टाइम्स मास 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी 2 कि यहां स्क्वायर किए तो यहां का रूट गायब हो गया। 2 से 2 कट गया। अपने को चाहिए क्या था, अपने को चाहिए था काइनेटिक एनर्जी 2 डिवाइडेड 1/2 चाहिए। तो अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए काइनेटिक एनर्जी किसका, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 ऐसा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 तो यहां पे देखिए किसके बराबर, ये किसके बराबर आया, तो m2/m1। तो क्वेश्चन में क्या है m1/m2 4/1, तो इसको उल्टेंगे तो ये कितना के बराबर 1/4 काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 इज टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 किसके बराबर होना चाहिए, 1:4 के बराबर होना चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चंस आता है जिसमें किसी एक का रेशियो देके दूसरा का रेशियो पूछा जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग इजीली कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इफ द मोमेंटम of the body is changed by 100%, then the percentage change in its काइनेटिक एनर्जी विल बी, कि मोमेंटम जो है वो 100% से बदला है। तो बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी भी 100% से ही बदलेगा। अगला बोल रहा है नहीं काइनेटिक एनर्जी 200% से बदलेगा। तीसरा बोल रहा है नहीं काइनेटिक एनर्जी 300% से। सबसे लास्ट बोल रहा है कि नहीं काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके बराबर 400% से बदलेगा। देखिए यहां पे जो बोला गया है अगर उसके हिसाब से सोचा जाए तो सबसे पहले हम लोगों का सिचुएशन 1 है। तो मानते हैं कि इस बॉडी का आज काइनेटिक एनर्जी E1 E के बराबर है ऐसा, और इस बॉडी का जो मोमेंटम है वो P के बराबर है ऐसा। तो हम लोग जानते हैं कि E1 इक्वल टू आज का एनर्जी आज का मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m इसके बराबर। तो यहां से क्या पता चला कि E इक्वल टू p²/2m है। आज के लिए शुरुआत में ये हमको इनिशियल डाटा ऐसा दिया हुआ है। बाद में क्या हुआ, फाइनली ये हुआ कि E2 नहीं पता, E2 कितना हुआ कितना से बदला है ये नहीं पता। तो E2 हमको निकालना है। तो यहां पे देखिए क्या बोला गया है कि अगर मोमेंटम को 100% से बदल दिया गया है तो 100% से बदलने का मतलब क्या है, आज जिसका वैल्यू 100 रुपया है उसको 100% से बदलेंगे तो 100 + 100 200 के बराबर हो जाएगा। आज अगर किसी का वैल्यू x है उसको 100% से बदलने का मतलब क्या है, उसमें x और जोड़ दो, उसमें x और जोड़ देंगे तो वैल्यू 2x के बराबर हो जाएगा। तो यही बात है कि जिसका वैल्यू आज p है अगर उसको 100% से चेंज करेंगे तो वो 100% से चेंज करने से वैल्यू डबल होगा। तो P2 कितने के बराबर, तो डबल हो जाएगा।
अगर आज का एनर्जी E2 चाहिए तो ये P2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m होना चाहिए। बॉडी तो वही है, मास तो वही रहेगा। तो यहां पे देखिए P2 का स्क्वायर मतलब 2p का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, तो 4 को अगर बाहर कर ले तो ये बना p स्क्वायर बाई 2m। तो फाइनली देखिए एनर्जी कितना के बराबर हो गया। तो फाइनली ये बात आया कि शुरुआत में एनर्जी E के बराबर था, बाद में जो एनर्जी है वो कितना के बराबर हो गया है, तो 4E के बराबर हो गया है। तो यहां पे ये नहीं पूछा है कि एनर्जी कितना टाइम से बढ़, यहां पे ये पूछा है कि चेंज बताइए। तो देखिए अगर कहीं पे भी परसेंटेज चेंज निकालना होता है तो परसेंटेज चेंज के लिए क्या कॉन्सेप्ट है? परसेंटेज चेंज के लिए कॉन्सेप्ट है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। ऐसा करने से हमको किसी भी जगह पे परसेंटेज चेंज मिल जाएगा। तो फाइनल वैल्यू किसके बराबर? 4E के बराबर, इनिशियल वैल्यू E के बराबर डिवाइडेड बाय E के बराबर इनटू 100। यहां पे देखिए 3E बाई E से E कट गया इनटू 100। तो सच में बदला कितना है? बदला तो 3E से ही है कि E से अगर 4E हो गया तो परसेंटेज चेंज कितने का है? तो परसेंटेज चेंज जो है वो 300% का है। ये यहाँ पे कितना से बदलेगा? ये यहाँ से 300% से बदलेगा। ऐसा हम लोगों को यहाँ पे आया है कि परसेंटेज चेंज कितना के बराबर होना चाहिए? 300% के बराबर। तो ये हम लोगों का किसके बीच का रिलेशन था? काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का रिलेशन। अब इसके ऊपर जो अपकमिंग क्लासेस होगा वो इसी के ऊपर बेस्ड होगा, 1-2 क्लास। उसका नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं आज। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है कि जो बात पहले हम लोग बोले थे कि एनर्जी के वजह से वर्क करने की आती है कैपेसिटी, तो क्या बोला जाता है कि द सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल, द सम ऑफ वर्क डन बाय all the forces is equal to change in the kinetic energy of the body। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी जो है वो कितना से बदलेगा, तो उसका फॉर्मूला होता है कि अगर कहीं पे कोई कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहा है तो वो भी काम कर ले, कहीं पे कोई अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहा है तो वो भी काम कर ले, कहीं पे कोई एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है तो वो भी काम कर ले। सभी फोर्स मिला के जो काम करेंगे तो उसके बाद जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा? सभी वर्क डन का जो सम होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। इसको बहुत सिंपली दिखाया जा सकता है कि अगर मान लीजिए m मास का कोई बॉडी है, अगर m मास का कोई बॉडी है और उसके ऊपर a नाम का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, तो ये जो u मास से मूव करता हुआ बॉडी है तो कितना देर चलने के बाद, s डिस्टेंस चलने के बाद इसका स्पीड किसके बराबर हो जाएगा? तो v के बराबर हो जाएगा। ये तो सिंपल हम लोगों का पहले मोशन का कॉन्सेप्ट है कि u इनिशियल वेलोसिटी से मूव करते हुए बॉडी पे अगर फोर्सेस की वजह से a नाम का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो डिस्प्लेसमेंट s ऐसा होगा। हम लोग जानते हैं कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s के बराबर होता है। सभी जगह हम लोग क्या कर रहे हैं? सभी जगह हम लोग मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं क्या? कि मल्टीप्लाई m/2। तो अगर m/2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाफ mv स्क्वायर। तो हाफ mv स्क्वायर क्या है? तो बॉडी का फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर के बराबर है, अगर फाइनल स्पीड भी था। दूसरा टर्म क्या होगा
हाफ mu²। तो बॉडी का काइनेटिक एनर्जी जो शुरुआत में था वो किसके बराबर था? तो हाफ mu² के बराबर था। यहां पे m/2 इंटू 2as, तो 2 से 2 तो कट गया, m इंटू a किसके बराबर होता है? तो फोर्स के बराबर। तो यहां से देखिए हाफ mv², तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू किसके बराबर? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही क्या होता है? वर्क डन के बराबर। और फाइनल माइनस इनिशियल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के ई बोलते हैं, कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर होगा। तो किसी भी प्रॉब्लम में वर्क डन जो होगा वो हमेशा किसके बराबर? वर्क डन जो होगा वो हमेशा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। चलिए आज के लिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इससे आगे वर्क एनर्जी थ्योरम को अगले क्लास में देखेंगे। क्या बोला जा रहा है कि इफ द फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी एट रेस्ट at origin is F equal to 0.4x, then the speed of this body when it is displaced by 20 meter if it is given mass of body is, कि ये बॉडी का जो मास गिवन है वो किसके बराबर है? तो 500 ग्राम इसके बराबर गिवन है। देखिए यहां पे क्या बोला गया है कि कोई बॉडी है जो x इक्वल टू 0 ओरिजिन पे है और अभी रेस्ट पे है, इसके ऊपर एक फोर्स लगाया गया जो इतना के बराबर है। तो इस फोर्स लगने की वजह से ये बॉडी कहां से चलते चलते आ गया? तो x इक्वल टू 20 मीटर पे चलते चलते आ गया। तो u इक्वल टू भले ही 0 हो, लेकिन कोई पकड़ के खींच रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी v के बराबर होगा। देखिए यहां पे अगर v को निकालना है तो हम लोग जानते हैं कि अपना वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है? अपना वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो ये बोलता है कि वर्क डन जो होना चाहिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होना चाहिए वो वर्क डन के बराबर होना चाहिए। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना के बराबर होना चाहिए? तो फाइनल स्पीड अगर v है तो हाफ mv² माइनस कितना? हाफ mu² इक्वल टू वर्क डन के बराबर होना चाहिए। देखिए अगर वर्क डन निकाल ले तो मास तो ऑलरेडी गिवन है, तो भी निकल सकता है। तो वर्क डन निकालने का तो बहुत पुराना मेथड है कि कहीं भी जो किया गया वर्क डन होता है वो किसके बराबर होता है? तो वर्क डन FDX के बराबर होता है। x में कहां से कहां लेके जाते हैं? तो FDX अगर यहां से करते हैं तो फोर्स कितना का काम कर रहा है? तो फोर्स काम कर रहा है 0.4x का, इंटू dx कहां से कहां? 0 से उठा के 20 तक ले जाना है। अब यहाँ पे ये जो बॉडी है तो 0.4 बाहर आ गया, यहाँ पे x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, कहां से कहां तक? 0 से 20 तक ऐसा होगा। तो यहां से अगर इसको सॉल्व करे तो 0.4 इंटू x²/2 मतलब 20 का स्क्वायर/2 मतलब ये 200 के बराबर। तो 0.4 इंटू 200 कितना के बराबर आया? तो 80 के बराबर आ गया। तो यहां से देखिए मास तो गिवन ही है कि 500 ग्राम के बराबर है। 500 ग्राम मतलब 1/2 kg। तो यहाँ पे क्या है? 1/2, इनिशियल स्पीड तो 0 था ही, मास 1/2 इंटू v² इक्वल टू किसके बराबर? 80 के बराबर। v² देखिए 80 इंटू 4
तो भी स्क्वायर कितना के बराबर आया, रूट अंडर 320 के बराबर। तो भी स्क्वायर का वैल्यू है रूट अंडर 320। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो करीब 18 के आसपास आएगा। तो फाइनल स्पीड जो होना चाहिए वो इतना के बराबर। यही बात बोला जा रहा है, किसी फोर्स के कारण अगर वर्क डन किया जा रहा है तो वर्क डन जो होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इससे आगे वर्क एनर्जी थ्योरम नेक्स्ट क्लास में फिर से कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है, आप जा सकते हैं, इसको ऑफ करें।